हाँ जी, आज हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड अमीन्स रिवाइज करने वाले हैं। तो एक्चुअली एसिड्स एंड अमीन्स में क्या होता है ना, जो रिएक्शंस हमने पहले कर ली हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होंगी, तो एक तरीके से आपकी रिवीजन भी हो रही होगी। तो यहाँ पे भी आपको माइंड मैप दिया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने हैं, और जैसे जैसे हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे होंगे आपको अपने आंसर्स को मैच करके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डाल के जाना है। तो अभी करते हैं शुरू। हाँ, तो अभी हमको जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो हमको CH3 सी डबल बॉन्ड OH यानी कि एक एसिड दिया हुआ है। साथ में हमको जो फर्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वो हमको SOCl2 दिया हुआ है। SOCl2 हमने एल्काइल हैलाइड्स वाले माइंड मैप में भी देखा था कि ये हमारा एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो Cl माइनस होगा वो OH माइनस को रिप्लेस कर देगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो CH3COCl आ जाएगा। और CH3COCl की एक खास बात क्या होती है, इसको असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में डिस्कस किया था ना कि C डबल बॉन्ड O की वजह से कार्बन पे डेल्टा प्लस आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो डेल्टा प्लस और ज़्यादा हाई होता है क्योंकि जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डेल्टा प्लस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, अभी हमको जो नेक्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वो X2 एंड रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिएजेंट है वो हमारा HVZ रिएक्शन का रिएजेंट होता है, हेल्बोलार्ड ज़ेलेंस्की। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा C डबल बॉन्ड O होता है उसके अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करके X लग जाता है, यानी कि हैलोजन लग जाता है। तो यहाँ से बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा पोजीशन पे हैलोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा X2 होता है वो या तो हमारा Cl2 होगा या Br2 होगा, क्योंकि इन द केस ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन या तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है या रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2X। अब ये जो फास्ट और स्लो का जो भी रिलेशन है ये आपको खुद से सोचना है, ये साइज और उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट रिएजेंट पे चलते हैं जो है CH3COOH इन P2O5। तो जो हमारा P2O5 होता है दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, वो वाटर रिलीज करेगा। तो यहाँ ये होगा कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एसिड्स के, उनमें से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर रिलीज होगा तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा NaOH इन CaO विद हीट। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि हमारे पास एसिड प्रेजेंट है एज अ रिएक्टेंट और रिएजेंट में बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी सबसे पहले, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगी तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो होगा CH3COO माइनस। इसमें ये होता है कि COO माइनस में से जो CO2 है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से CO2 रिलीज हो जाता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो CH3 पे आ जाता है। तो यहाँ CH3 माइनस बनता है और CO2 रिलीज हो जाता है। अब हमारे पास वाटर तो है ही प्रेजेंट हमारी रिएक्शन में, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो CH3 माइनस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है CH4 में, क्योंकि हमने H प्लस स्टार्टिंग में ही रिलीज किया था। तो हमारे जो भी मिक्सचर है उसमें वाटर होगा जहाँ से हमारा वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। हाँ, अभी आपको आगे रिएक्टेंट दिया हुआ है CH3OH विद आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन जिसमें 18 है वो। अब इसमें क्या है कि एल्कोहल वाले माइंड मैप में हमने आपको बताया था कि एसिड के साथ एल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है, जो कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। अब उसमें भी हमने आपको यही कहा था कि आपको होमवर्क ये है कि इसका मैकेनिज्म आपको रिवाइज करके आना है। तो अभी आपने वो होमवर्क कर लिया होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे कि किस वाले प्रोडक्ट में H2O या फिर एस्टर, किस वाले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन पर 18 किस वाले प्रोडक्ट पे होगा। जी, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पहले NH3, फिर है Br2 इन NaOH। तो अब इसमें क्या होगा ना, जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस की, SOCl2 में क्या था, क्लोरीन सब्सटीट्यूट कर रहा था OH को। तो यहाँ पे भी यही होता है, NH3 सब्सटीट्यूट करता है OH को NH2 से, क्योंकि NH3 अटैक करता है और उसके बाद उस पर 4 बॉन्ड की वजह से प्लस आएगा नाइट्रोजन पे, उसको रिलीज करने के लिए वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब ये होता है हमारा अमाइड। अब अमाइड में जब भी हम Br2NaOH ऐड करते हैं तो ये हमारी एक नेम रिएक्शन होती है, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हमारा जो CH3CONH2 है उसमें एक C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है और NH2 भी है।
और बेस की प्रेजेंट में अगर एसिड बेस रिएक्शन होनी होगी तो वो होती ही है। जैसे हमने एल्डोल्स में देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन हटता है। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन है कि किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि CH3 सी डबल बॉन्ड O NH माइनस बनता है। तो N माइनस जो होता है फिर वो Br के वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है। अब वो Br के वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है और दूसरा Br रिलीज हो जाता है, तो प्रोडक्ट बनता है CH3 सी डबल बॉन्ड O NH Br। हाँ, अब इसमें क्या है, अभी भी एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है एसिडिक, वो भी हटता है, तो यहाँ बनता है CH3 सी डबल बॉन्ड O NH सॉरी NBr माइनस। तो एक हेलोजेंस की ना एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उनको कभी भी मौका मिलता है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेके रिलीज हो सकते हैं तो वो उस मौके को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ ये क्या करेंगे, ये N का माइनस लेके रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ Br माइनस रिलीज हो जाता है और हमारे पास बचता है CH3 सी डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर्स, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बनता है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो यहाँ पे आपस में ही मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ पे जो CH3 है वो कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा और नाइट्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना लेगा। तो एक तो ये वाली चीज होगी। अब वो CH3 क्या करता है, वो CH3 दूसरी साइड से आके फिर से नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें आप अगर देखोगे तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड्स होंगे, तो जिससे उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। तो और जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। तो ये जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है, इसमें मेंस में जनरली सवाल पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो वो इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बनता है। और फिर क्या होता है, अब इसमें बेस प्रेजेंट है तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है CO2 एंड CH3NH2। एक तरीके से ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। हाँ, और इस रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें एक कार्बन कम होता है। तो ये वाली जो ट्रिक है वो बहुत हेल्पफुल होती है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में पेपर में। और इसमें एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका जो ये है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टोकियोमेट्री वो मेंस वाले आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर स्टोकियोमेट्री क्या यूज हो रही होगी Br2 और NaOH की। तो वो आपका होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में बता कर जाएंगे। तो अभी इस वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NH2। ऑल्सो जो नेक्स्ट वाला रिएजेंट है वो हमारा LiLH4 है। LiLH4 क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अभी हमने जैसे रिडक्शन स्केल पढ़ी थी तो एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड। तो क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H माइनस के थ्रू रिडक्शन करता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिड। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3CH2OH। यस, डन। तो अभी हमारा एसिड वाला तो डन हो गया। अब हम चलते हैं अमीन्स पे। अमीन्स में हमें प्राइमरी अमीन दिया गया है CH3NH2 और फर्स्ट रिएजेंट जो है वो है CHCl3 विद KOH। तो ये जो रिएजेंट है ना, ये एक और रिएक्शन में यूज होगा जो हम नेक्स्ट माइंड मैप में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको ये लॉजिक याद होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, अगर बेस प्रेजेंट है और CHCl3 में क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो CHCl3 में से H प्लस रिलीज हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन की वजह से और CCl3 माइनस बनेगा। तो CCl3 माइनस जैसे हमने हॉफमैन में डिस्कस किया कि अगर हेलोजन को मौका मिलता है तो वो नेगेटिव चार्ज लेके रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे भी Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो होगा CCl2 और कार्बन के पास एक लोन पेयर होगा। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो जो यहाँ कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और हमारे अमीन्स के पास तो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन होगी एंड फर्दर क्या होगा, एक एक करके जो Cl होंगे कार्बन के वो सभी हट जाएंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आइसोसाइनाइड, दैट इज CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C। N पे प्लस आ जाता है, C पे माइनस आ जाता है। अब ये कैसे आता है ये अब आपको खुद सोचना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में Cl को हटाया वैसे फिर से अटैक होगा और एक एक करके Cl हटने वाले हैं। तो ये अब आपको खुद से पेन पेपर पे एक बार करके देखना है, तभी मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा।
हाँ, और इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अगर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना होगा तो आपको वहाँ पे दिया जाएगा कि ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। तो वहाँ से आप एक बार गेस कर सकते हो कि ये कौन सी रिएक्शन हुई होगी, क्योंकि ये वाला जो रिएजेंट है वो 2 रिएक्शंस में यूज़ होता है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट माइंड मैप में भी बताएँगे। हाँ, और इस रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइलमाइन रिएक्शन। और इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3NC। यस। हाँ, अभी जो नेक्स्ट रिएजेंट आपको दिया हुआ है वो CH3CHO है। इस कार्बोनाइल के माइंड मैप में हमने आपको बताया था कि NH2Z के साथ CH3CHO की रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे हमने Z की वैल्यू को चेंज कर दिया है और CH3 से। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक ट्रिक बताई थी जहाँ पर H2 नाइट्रोजन का और सी डबल बॉन्डों का ऑक्सीजन डिहाइड्रेट कर जाता है। लेकिन उस वाले माइंड मैप में हमने आपको मैकेनिज्म के साथ बताया था कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो आपका ये होमवर्क है कि आप यहाँ पर प्रेडिक्ट करके जाएंगे इसका प्रोडक्ट। यस। इसके बाद हमको जो रिएजेंट दिया हुआ है वो क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है। अब एल्काइल हैलाइड वाले माइंड मैप में हमने बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उन पे सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है। तो हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। तो पहली बार जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और हैलोजन बाहर हो जाएगा, मतलब X माइनस बाहर हो जाएगा और ऐसा कुछ बनेगा CH3NHR प्लस। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके चला जाएगा, तो यहाँ पर CH3NHR आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये क्योंकि हमको RX एक्सेस में दिया हुआ है और अभी भी हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू होती रहेगी जब तक हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। और फाइनल प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का होगा वो होगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो कि जिसमें नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस टाइम पर नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। CH3NR3+, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा RCOCl इन पिरिडिन। तो RCOCl हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि इसका डेल्टा प्लस बहुत हाई होता है। तो अगर उसका डेल्टा प्लस हाई है दैट मीन्स वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक देगा और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो यहाँ क्या होता है कि RCOCl पे C डबल बॉन्ड O है तो उस कार्बन पे NH2 अटैक करता है। तो जैसे ही NH2 अटैक करेगा, जैसे हमने एल्डिहाइड की रिएक्शंस में देखा था, डबल बॉन्ड टूट के O माइनस बनेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना कि C डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर कभी भी उसको मौका मिलता है कि वो फिर से रीजनरेट हो सकता है तो वो हो जाएगा, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में नहीं मिल रहा था, बट यहाँ वो दोबारा रीगेन होकर Cl को रिलीज कर सकता है क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हाँ, बनेगा वो बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH2CH3 और N पे प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का प्लस हट जाएगा। और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SNA मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने एडिशन किया न्यूक्लियोफाइल का और फिर हमने हेलोजन का रिमूवल किया, एलिमिनेशन किया। हाँ, अब आपको डाउट ये आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने पिरिडीन क्यों यूज किया है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर Cl माइनस रिलीज हुआ है, बाद वाले प्रोडक्ट से H प्लस रिलीज हुआ है। H प्लस और Cl माइनस मिलकर HCl बना रहे होंगे। पिरिडीन हमारा एक बेसिक कंपाउंड होता है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगी। तो पिरिडीन के केस में फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है रिएक्शन में, इसलिए हम पिरिडीन को एज अ बेस इसमें यूज करते हैं। एक चीज और है कि अगर हमारा नाइट्रोजन टर्शरी अमीन होता, मतलब उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो पहली बात तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए वो रिएक्शन वैसे भी फॉरवर्ड टेंडेंसी नहीं रखती। दूसरी कि HCl भी रिलीज नहीं होता, इसलिए पिरिडीन भी उस रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं ले जा पाता, इसलिए उस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती। यस। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा PHSO2Cl। इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। इसमें भी रिएक्शन सेम RCOCl की तरह जारी होगी, बस यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन की जगह सल्फर है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है PH S, दोनों साइड डबल बॉन्ड होगा और Cl होगा।
तो इसमें अब आप सोचोगे सेम चीज, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, एस डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर से रीगेन होगा और सीएल को रिमूव कर देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पीएच, एस डबल बॉन्ड ओ दोनों साइड और NHCH3। हाँ, और ये जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है वो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। अब ये यूज कैसे होता है कि जो पहला प्राइमरी अमीन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक हाइड्रोजन होता है, जिससे कि पहले तो रिएक्शन, दो हाइड्रोजन होते हैं जिससे कि पहले तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, उसके बाद वहां पर हमारा सॉल्युबल कंपाउंड बनता है, जिससे कि, और सेकेंडरी अमीन में क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाती है लेकिन वहां पर इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, और 3 डिग्री के केस में रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती है। अब ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल कैसे देखा? सोल्यूबल इनसोल्यूबल ऐसे देखा कि जैसे एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो अगर प्राइमरी है तो उसके पास दो थे तो एक कम हो गया। अब ये सोल्यूबल इनसोल्यूबल हम बेस में चेक कर रहे होते हैं, तो अगर तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और वो सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन हमारे 2 डिग्री के अंदर एक ही हाइड्रोजन होता है जो वैसे ही रिलीज हो जाएगा जब हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट में उसके पास हाइड्रोजन बचता ही नहीं है क्योंकि 2 कार्बन चेन होती है नाइट्रोजन के साथ, दैट्स वाई वो इनसोल्यूबल होता है। हाँ, तो अभी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हमने सारी की सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट पहले पढ़ी हुई हैं, इसलिए ये वाला माइंड मैप इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इससे पिछले वाले रिएक्शन भी सारे रिवाइज हो जाते हैं। तो आपको आपको होमवर्क ये है कि आपको सारे होमवर्क तो ऐसे कर रही हैं और आपको इस वाले माइंड मैप को रिवाइज भी करना है साथ में। यस, और यहाँ से जो भी नई नई चीजें सीखी है, जैसे हमने इसमें SNAE मैकेनिज्म आज ही डिस्कस किया है, तो इसको आपको एक बार अच्छे से खुद से ड्रॉ करके प्रॉपरली रिवाइज करना जरूरी है, तभी आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो फिर आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।